सारे सेंटर अब मेरी बात पर ध्यान दें। हाँ, कानपुर, औरैया, देवरिया, इटावा, मेरठ, विजयनगर, सब शांत हो जाओ। हाँ, रामपुर, औरैया, हाँ बिल्कुल, अब चुप, अब मेरी बात दो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ, वैसे भी तक मैं लिख देता, लेकिन आप लोग इतनी बातें किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल, दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सही कराता हूँ। एक्चुअली वो मेरे हाथ के कारण हो रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। हाँ, और यह देवरिया, कानपुर, कीर्तिनगर, हमें बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी रिपोर्ट जो बिजनेस की फाइनल पोजीशन, यानी उसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू को बताए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, एक चीज़ और, ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू जो बताई जाती है वो स्पेसिफिक पीरियड पे बताई जाती है। या तो वो क्वार्टरली हो सकता है, या हाफ ईयरली हो सकता है, या ईयरली हो सकता है। क्वार्टरली यानी 3 मंथ, हाफ ईयरली यानी 6 महीने, और ईयरली यानी 12 महीने। ठीक है। हाँ, मैं इसकी डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ। विजयनगर, हाँ देवपुर में इसकी डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू द स्टेटमेंट which report the profitability and the financial position of business at the end of accounting period। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करते हैं उस स्टेटमेंट को, उस रिपोर्ट को, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अकाउंटिंग पीरियड अभी आपको बताया था, वो हो सकता है 3 मंथ का, हो सकता है फिर 6 मंथ हो सकता है, या फिर 12 मंथ हो सकता है। इन्हें हम अकाउंट्स की भाषा में या फिर बिजनेस की लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्वार्टरली, इससे बोल सकते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, वही मतलब ईयरली, मैंने पूरा नहीं लिखा है। और इसे बोल सकते हैं फाइनल यानी ईयरली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? डेफिनेशन समझ में आ रही है सभी लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? तालिग्राम, गुरसागंज, मेरठ, इटावा, कन्नौज, कीर्तिनगर, विजयनगर, रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, हाँ सभी से एक ही जवाब आया। ठीक है, समझ में आई। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे हम अकाउंट्स में कैसे पढ़ते हैं या इसे कैसे समझते हैं, तो उनके आधार क्या हैं। ठीक है, तो उनके आधार दो होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। कितनी आती हैं? दो आती हैं। दो क्या क्या आती हैं? एक होती है ट्रेडिंग, होती है या होता है, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट है, और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, देवरिया भी मैं सबके बारे में बताऊंगा, मतलब इसी के बारे में तो आज बात करनी है, तो इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसे हम कैसे बनाएंगे। यही तो बात करनी है आज। अच्छा, पहले मैंने क्या बताया, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं ये दो चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में?
दूसरी चीज होती है फाइनल पोजीशन। ओके, दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब दिखेगा। दूसरी चीज होती है फाइनल पोजीशन। इसे बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का जो आधार है वो होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इन दोनों चीज़ों को मिला करके, इन दोनों चीज़ें या इन तीनों को बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें तो मतलब इनकम स्टेटमेंट और फाइनल पोजीशन। और तीन चीज़ें तो मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स इन तीनों को मिला के बनता है। अब जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था, इनको बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहली चीज़ ये होगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में पता चले ट्रू एंड फेयर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल, हाँ, परफॉर्मेंस यानी कि वो क्या करता है, मान लो उसने पूरे साल में क्या काम किया, उसे परफॉर्मेंस बोलते हैं। और पोजीशन यानी कि उसे करने के बाद जो रिजल्ट आया वो किस पोजीशन पे है, वो डिनोट करता है। ठीक है रामपुर, ये अंतर होता है परफॉर्मेंस पोजीशन में। कानपुर हमें भी समझ में आया। सोनपुर, गोसाईगंज, तालिग्राम, इटावा, कन्नौज, ठीक है। कीर्तिनगर, हाँ ठीक है। हाँ, मैंने सबका नाम ले लिया। हाँ, जिनका नहीं लिया मैंने उनके भी आंसर देख लिए, बट अब समझ लो कि हाँ यही होता है, ठीक है, जो मैंने बताया। परफॉर्मेंस पोजीशन सबको समझ में आ गया ना? बस इतना काफ़ी है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। चलो, इसके आगे अब हमें ये पढ़ना है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो इसी पर है, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, और इसे हम अकाउंट्स में यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में कैसे करना है उसके न्यूमेरिकल्स, या प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे उन चीज़ जो पहचानना है कि वे ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें हैं या बैलेंस शीट की है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से मिलता क्या है कि नहीं, हम क्यों बनाते हैं। तो इसे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उससे हमें ये पता चलता है कि जो बिजनेस में जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, क्या करता है ये? हाँ, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। हाँ, मैं भी बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुको बस। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ ये होता क्या। ट्रेडिंग अकाउंट इज prepared for calculating for calculating for calculating gross profit or gross loss, gross profit and gross loss।
एराइजिंग यानी ग्रॉस लॉस एराइजिंग हो रहा है और इनकर्ड हुआ है, इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, बस अभी फ़िलहाल लिख लो सारी चीज़ें, हर चीज़ का मतलब बताऊंगा। हाँ, एराइजिंग और इनकर्ड के भी बारे में बताऊंगा, कैसे एराइज होता है यानी कैसे होने वाला है या हो रहा है, ठीक है, एराइजिंग यानी हो रहा है, और इनकर्ड जो हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लो बिजनेस करते हुए कोई लॉस हो रहा है, तो वो भी हमें ग्रॉस एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाएगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा हमारी कैसे कितनी सेल हो रही है, कितना हमारे स्टॉक पड़ा है, वो सारी चीज़ें भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी अपने आप, ठीक है। इनकर्ड जो हो चुका है एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। हाँ, इसे मैं एक बार पूरा से पढ़ देता हूँ, मैंने क्या लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस arising or incurred as a result of the trading activities of the business, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है। हाँ, अब आप लोग पूछ रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। तो सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर उसे समझा दूंगा हिंदी में, ठीक है, ओके। चलो लिखता हूँ, इफ़ द अमाउंट ऑफ, हाँ ये ऑफ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल, दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ, इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल्स इज एक्सीड, क्या लिखा है मैंने, एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, एक मिनट, द अमाउंट ऑफ परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, दो एक मिनट रुक जाओ बस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट मुझे लिखने तो दो। इनकर्ड, इनकर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर उन्हें यूज़ किया गया बिजनेस में, मतलब जो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई इसके लिए। हाँ, मैं अभी बता दूंगा, एक मिनट बस रुको, तो तुम लोग रुकते नहीं हो सैस पे इतने, मैं सैस ही नहीं देखूंगा, ठीक है। अभी मुझे डेफिनेशन, हाँ मैं पूरी करने दो मुझे, ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया ना। If the amount of sales is exceed the amount of purchases and direct expenses incurred oblique connected with the such purchases is termed as gross profit। इसका मतलब ये हुआ, देखो, जैसे कि कोई सामान परचेज किया गया, अगर वो सेल का अमाउंट उस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाए गए थे या मैन्युफैक्चर करने में लगाए गए थे उनसे ज़्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, एक मिनट रुको, अभी रुक जाओ। देखो, जैसे कि सेल है 1 लाख रुपए, कितनी है, 1 लाख, और उसमें परचेज हमारी जो की है, हमने उस सामान को परचेज किया था 50,000 रुपये में, ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं,
और उसे लाने का यानी कि और वहाँ पे जो हमारे फैक्ट्री का रेंट है, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जिस चीज़ को कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो चीज़ें लग रही हैं, वेजेस है, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, गैस एंड फ्यूल्स है, वो सारे मतलब जितने भी खर्चे हैं वो हमारे हो गए 30,000 के। ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब है वो सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली यूज़ हो रही हैं, जिनके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, कैरिज, गैस, फ्यूल एंड पावर, फ्राइट एंड कैरिज, हाँ बात वही है, ठीक है। हाँ, मैं इन्हें और भी डिफाइन करूँगा, बस अभी ग्रॉस प्रॉफिट समझाने के लिए मैंने बस इतना बताया। तो देखो, अगर अब ये देखो 5 3 8 ये हो गया 80,000, 1 लाख, 1 लाख की हमारी सेल है, 80,000 के हमारे एक्सपेंस है, तो हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ना, 20,000 का। जब हमारी सेल्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और इसका उल्टा, जब हमारी सेल्स इन एक्सपेंसेस से कम हो जाती है तो वो ग्रॉस लॉस होता है। तो ये होता है ग्रॉस लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यही होता है, मैंने बता दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको, इसी के साथ साथ जो आप ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है ना, जो बिजनेस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ। वो एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और परचेस तो बता दिया, कोई स्टॉक, मान लो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो परचेस करना ही पड़ेगा ना, तो वो चीज़। और जब कोई हम चीज़ बना करके बेचेंगे, जब हमें प्रॉफिट होगा तभी वो प्रॉफिट माना जाए, तो उसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो वो देखते हैं आओ। इस फॉर्मेट में मैं जो जो चीज़ें लिखूँगा वो सारी की सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट्स की ही होंगी, और उनके बाहर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इस फॉर्मेट की मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, या फिर इसे नोट कर लो, ये तुम्हारे हमेशा काम आएगा, ठीक है। फॉर्मेट वही सिंपल सा है। हाँ, फॉर्मेट हमारा बस ऐसे ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इसकी हेडिंग है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, और यहाँ मैंने फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं ईयर एंडिंग ही होगा, ये अगर टाइम पीरियड के हिसाब से होता है तो ये हाफ ईयरली हो सकता है, ईयर एंडिंग हो सकता है, जैसा भी आपके क्वेश्चन में हो, या फिर जो आप प्रैक्टिकली जो अपनी जॉब करेंगे या जहाँ भी काम करेंगे उस हिसाब से, जिस टाइम पे ये बनाया जाए उस हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन में अगर आपसे हाफ ईयरली पूछा गया तो हाफ ईयरली लिखेंगे, क्वार्टरली पूछा गया तो क्वार्टरली, ठीक है। मैंने इसे ईयर के हिसाब से बताया, किसी पॉइंट के हिसाब से नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं बताया। उसके बाद सीधा यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है सिंपल। देखो, अब इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला चीज़ आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ही लिख, मतलब कोई अगर हमारे पास बिजनेस है, हम उसमें काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे ना हमारे पास कितना सामान है ना। तो इसलिए जैसे इंट्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे पहले कितना सामान है, वही बिजनेस स्टार्ट होने पर वैसे ही लिखा जाता। तो उसी तरह कहीं भी होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता, मतलब हमारे गोदाम में कितना सामान है, ठीक है। क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, हमने कितना सामान था, फिर कितना परचेज किया, फिर कितना एक्सपेंस हुआ, कितना वापस हुआ, कितना वापस किया, वो सारे चीज़ों का हिसाब किताब हमें करना है, ओके। हाँ, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, कानपुर, कानपुर देहात, विजयनगर, कीर्तिनगर, इटावा, मेरठ, हाँ, रायबरेली, धीरे धीरे अभी ये सब कुछ समझ में आएगा। देखो, फॉर्मेट एक बार आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमारे गोदाम में कितना है, फिर हम उसे परचेज करते हैं, तो टू परचेज। हाँ, इनमें अकाउंट नहीं लिखते हैं, हाँ, इसके आगे अकाउंट से नहीं लिखा जाता फाइनल अकाउंट में। यहाँ पर जैसा मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, था और कोई कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अगर मान लो तुमने कोई परचेज की है, अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट यहाँ लिखेंगे, अगर मान लो कोई परचेज रिटर्न भी है तो परचेज का अमाउंट लिखेंगे, फिर यहाँ से माइनस, और यहाँ लिखेंगे परचेज
रिटर्न, RETURN है, ठीक है। हाँ यहाँ पे चलो वो समझ रहे हो ना, रिटर्न ही लिखा है मैंने, RETURN। लो सही कर देता हूँ, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न एक नाम और बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड, कि हमने उसे बाहर कर दिया, ठीक है। इनवर्ड होगा यानी कि सेल रिटर्न हो जाएगा, मतलब वापस आ गया हमारे पास, ये हमने जहाँ से लिया था उसे दे दिया, ठीक है ना। सिंपल सा है। आउटवर्ड यानी कि जो हम रिटर्न परचेज रिटर्न करते हैं, इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न, ठीक है। हाँ इसे ध्यान रखना। इसके बाद हो सकता है कि हमारा खर्चा टू वेजेस, हमने मान लो कोई काम करा रहे तो वर्कर होंगे तो उन्हें लेबरी तो देनी पड़ेगी। हाँ वेजेस लेबरी को ही बोलते हैं, सैलरी तनख्वाह होती है, ठीक है। जो भी वेजेस हो वो हम ऐसे लिखेंगे, ओके। इसके बाद हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी करके आ जाए। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होगा। अगर ऐसा लिखा हो सैलरी एंड वेजेस तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होता। मतलब जो पहले आएगा वो चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि अगर वेजेस एंड सैलरीज ये लिखा होगा तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा मानेंगे। अगर इसका उल्टा लिखा हो सैलरी एंड वेजेस तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस का मानते हैं। वो ऐसा देखो, सैलरी हम किस में देते हैं? जो ऑफिस वर्कर होते हैं हमारे, उनमें देते हैं। और जो ऑफिस का काम होता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो काम होता है वो चीज़ें आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो ऑफिस वर्क होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे और भी डिटेल से बताते रहूँगा, अभी धीरे धीरे जितना बता रहा हूँ उतना ही समझने की कोशिश करो, ठीक है कीर्ति नगर। तो समझ गए ना। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। हाँ इसके बाद हमारे ऐसे भी लिख के आ सकता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिख के आ सकता है? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसे भी हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे। हाँ इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। हाँ अभी हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी बात करूँगा। और टू कैरिज, कैरिज, अच्छा कभी कभी ट्रकों पे अगर कभी देखा हो किसी ने, उस पर लिखा रहता है कैरिज, लिखा रहता ना, सामान को ले जाने के लिए। हम्म, कैरिज होगा तो ऐसे लिखिए, या ऐसे भी लिखा रहता है कैरिज इन वर्ड, कैरिज इन वर्ड भी लिखा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो आती हैं बात एक ही है। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन में या ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैरिज होगा यानी कि वो ट्रेडिंग में आता है। दूसरा इस तरीके से भी लिख सकता है कैरिज ऑन परचेज। कैसा? कैरिज ऑन परचेज। हाँ परचेज वाली चीज़ें ही, कैरिज ऑन परचेज वाली चीज़ ही ट्रेडिंग में आएगी। अगर वहाँ पे कैरिज ऑन सेल लिखा होगा तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए, क्योंकि बना हुआ सामान वो सेल करने जा रहा है तो उससे हमारा प्रोडक्शन में थोड़ी ना कुछ सपोर्ट हो रहा है। वो तो हमारा बना हुआ सामान जा रहा है ना, तो उसे नहीं दिखाएंगे। सिर्फ जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है हो सकता है वो, हो सकता है कैरेज ऑन परचेस, यानी कोई रॉ मटेरियल तो लेके आएगा ट्रकों में, ठीक है। तो ये चीज़, और मैंने आपको पहले ही बताया था गैस, फ्यूल एंड पावर, ये ऐसा होगा। या फिर टू गैस लिखा हो, मान लो टू तो मतलब टू तो इस फॉर्मेट का हिस्सा है इसलिए टू बोल रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ गैस लिखा हो या फ्यूल लिखा हो पावर लिखा हो तो वो तीनों भी इसे ही माना जाता है, ठीक है। हाँ हर के बाद टू लिखना जरूरी है। हाँ ये लाइन से लिखना, मेरे जरूर आगे पीछे हो गए।
मतलब थोड़े से इधर से ऐसे चले गए, लेकिन उसे लाइन से ही लिखना, ठीक। क्या लिखेंगे? टू मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाँ मैं इसे एक्सपेंसेस पूरा लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये लो लिख दिया, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, या फिर इस नाम से भी बता सकता है, आ सकता है। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव मतलब जिसे प्रोडक्शन के लिए, 1 मिनट, अब दिख रहा है, जो प्रोडक्शन के लिए यूजेस होते हैं वो एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता। ये यहाँ पर और हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट के और एक्सपेंसेस के नाम हैं, हो सकता है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, क्या हो? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी जब फैक्ट्री होगी तभी तो कुछ प्रोडक्शन हो पाएगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हमारा ट्रेडिंग का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है इसी चीज को ऐसे भी दिखा दें, फैक्ट्री एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारा ट्रेडिंग का हिस्सा है, ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर इसी की जगह पर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर लाइटिंग एंड फैक्ट्री लिखा हो, अगर लाइटिंग पहले आ जाए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर फैक्ट्री पहले लिखा है तो ही उसे प्रॉफिट एंड लॉस मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये दो चीज़ें जो मैंने बताई थी, एक ये और एक मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ गया कहाँ गया, फ्यूल वेजेस एंड सैलरी, इन दो चीज़ों में ये ध्यान रखना कि अगर अगर वेजेस पहले तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होगा। यहाँ फैक्ट्री पहले मतलब फैक्ट्री वाली चीज़ें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आगे हैं तो ही वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होंगी, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ओके। और हो सकता है कि कोई क्लियरेंस चार्ज हो, टू क्लियरेंस चार्जेस, हाँ क्लियरेंस चार्जेस क्या होता है, जैसे मान लो ये डी लग रहा है, अच्छा ठीक है चलो, ये लो पूरा काट देता हूँ, ठीक है, देता हूँ, क्लियर क्लियरेंस, क्या हुआ है? क्लियरेंस चार्ज। क्लियरेंस चार्ज होता क्या है? देखो, जैसे मान लो हमने कोई सामान किसी उससे हवाई जहाज से मंगाया, या हवाई जहाज से छोड़ो, अच्छा पानी शिप से मंगाया, ठीक है। मान लो कोई भी सामान हम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, तब वो जाता है डॉक पर, यानी कि पोर्ट पर, जहाँ पे शिप रुकेगा, ठीक है। अब शिप वहाँ रुका तो वहाँ हमें क्या देनी पड़ती है? इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, ओके। उसी का जो क्लियरेंस, जो वहाँ से जो क्लियरेंस मिलेगी, जो क्लियरेंस का एक्सपेंसेस होगा, जब हम देखो, जब हम हवाई जहाज या वैसे मंगाते हैं, मतलब किसी बाहर से सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, ओके। उसी तरीके से जो हम शिप से कोई सामान मंगाते हैं तो हमें उसकी डॉक चार्जेस या क्लियरेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो होता है। तो अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान मंगाएंगे शिप से तो उसका हमें क्लियरेंस चार्जेस देना होगा। उसी तरीके से हम कोई सामान अगर बाहर से मंगाएंगे तो हमें उसका इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर कुछ उसी के साथ हमें कस्टम चार्जेस भी देने पड़ते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें में आएंगी और ये सब मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज़ होती हैं। कस्टम ड्यूटी, मान लो कोई सामान सेल के लिए होगा तो उसका हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। वो सिचुएशन के हिसाब से बता दूंगा, फिलहाल तो
तुम्हारे जो सब्जेक्ट में है वो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो तुम्हारे लेवल पे है उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाया जाएगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हम कोई सामान मंगाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन के लिए सामान मंगाएंगे तो उसी को ट्रेडिंग अकाउंट में देगा, सेल के लिए होता है तो उसे नहीं दिखाते हैं। तो इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी की सिचुएशन बदल जाएगी, वो अभी है नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में इतना ध्यान मत दो, बस इतना जान लो कि इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस चार्ज जैसा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, ठीक है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, अभी बताऊँगा यहाँ क्या लिखना है। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे कब लिखना है वो चीज़ तो मैं वो आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इस साइड क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाई सेल। सबसे पहली चीज़ जो लिखी जाती है वो होती है हमारी सेल, यानी कि यहाँ पर यहाँ पे टू से यहाँ पर बाई से दिखाते हैं इस तरफ, ठीक है। जो हमारी इनकम्स होती हैं वो इस साइड होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे इस साइड होते हैं। इनकम बाई के इनकम डेबिट होते हैं, यहाँ बाई के तौर पे दिखाया जाएगा। वैसे डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता, वैसे डेबिट इसी साइड को बुलाया था, क्रेडिट इस साइड को बुलाया था। हाँ, बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बोल दिया। फिर चलो, जो भी हमारी इनकम होगी उसे हम बाई के नाम से दिखाएंगे और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसे टू के नाम से दिखाएंगे। इतना याद रखना, ठीक है। ये याद रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई सेल है, डायरेक्ट सेल है तो बाहर आएगी। अगर यहाँ पे सेल रिटर्न भी है या सेल, मैंने क्या बताया था, अगर हम सेल, जैसे कि यहाँ देखो परचेज रिटर्न में क्या था, रिटर्न आउटवर्ड है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न में हम हो सकता है रिटर्न इनवर्ड बोले, इनवर्ड, ठीक है। अगर इस तरीके से हो तो सेल को अंदर लिखा जाएगा, फिर सेल रिटर्न माइनस करके फिर टोटल यहाँ पर। समझ में आया? सिंपल है। हाँ, यहाँ तक सिंपल है। चलो, और इसमें दो ही चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस सेल सेल भाई क्लोजिंग स्टॉक, हमारा बचा हुआ कितना सामान है गोदाम में, बस इतनी चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं। देखो, जब हमने सारा यानी कि ये सारी चीज़ जितनी भी हैं इन सबको प्लस किया, फिर उसके बाद ये जो हमारी सेल है, सेल क्लोजिंग स्टॉक, इनको प्लस किया। अगर ये वाला कॉलम का अमाउंट ज़्यादा होता है और इधर कम होता है, हाँ इस जगह कम होता है, तो हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमारी इनकम सारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो वो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इसके उल्टा हमारे ये एक्सपेंसेस सब ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा सेल रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक मिला के कम हो जाता है, तो फिर हम यहाँ दिखाते हैं बाई ग्रॉस लॉस। क्या दिखाते हैं? बाई ग्रॉस लॉस, फिर उसे यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नीचे दोनों जगह पर इस जगह से ऐसे से इक्वल करने के बाद जो डिफरेंस होता है वो हम ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च। वैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिया, फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो ईयर एंडिंग के नाम से बनाएंगे। जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये देखो, ये जो लिखा था मैंने, यहाँ क्वेश्चन में ईयर एंडिंग है तो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। अगर वहाँ क्वार्टरली लिखा होता तो फॉर द क्वार्टरली एंडिंग लिखते, हाफ ईयरली होता फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग लिखते, ठीक है। जैसा भी दिया हो वैसा लिखेंगे। ओके, इसमें हमें क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं। हमें ओपनिंग
स्टॉक दिया है, सेल दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री। यहाँ पर देखो कोल गैस एंड वाटर दिया है, कैरेज ऑन परचेज दिया है, कैरेज ऑन सेल है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, ऑफिस रेंट है। इसमें कुछ चीज़ें यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं, जैसे कि देखो ऑफिस रेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें लेनी है कौन सी नहीं। यहाँ मैंने क्या कहा था, फैक्ट्री अगर लिखा हो तो वो ट्रेडिंग का, फैक्ट्री पहले तो ट्रेडिंग का, फैक्ट्री रेंट यानी ट्रेडिंग का। और यहाँ कैरेज ऑन सेल है, कैरेज ऑन सेल यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। ठीक है, अगर यहाँ कैरेज ऑन परचेज होता, ये देखो जैसे कैरेज ऑन परचेज है तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोल वाटर ये तो लगता ही है बनाने मैन्युफैक्चरिंग, तो उसी का हिस्सा है। ठीक, चलो अब हम शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, कौन सा ट्रेडिंग का हिस्सा है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे सारी चीज़ तुम लोग को भी आने लगेंगी, देख कर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पेपर में करना है तो इसलिए लगाना पड़ेगा, वैसे तो तुम लोग होशियार हो जाओगे, देख कर ही सॉल्व कर दोगे। चलो पहले मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन में क्या था, 31 मार्च था, तो ये 31 मार्च है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ। 31 एस टी ऊपर लिखा है। ठीक है, 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये देखो कितना है, 4,50,000 है ना, तो उतना ही अमाउंट यहाँ उतार देंगे, 4,50,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि परचेज, जैसा सब कुछ क्वेश्चन में दिए रहता है लगभग, तो मैं जब भी मिलेगा तो सब सीक्वेंस वाइज ही लिखा हो, सीक्वेंस वाइज का जैसा लिखा हो तो वैसे ही उतारना होता है। था इस को ध्यान रखना होता है कि दूसरे नंबर पे इसलिए लिखें क्योंकि परचेज रिटर्न उसमें से माइनस करनी पड़ती है, वो मतलब दिखने में अच्छा लगता है सीक्वेंस की तरह से। हाँ, ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज रिटर्न के बाद फिर हम जैसा भी लिखा हो क्वेश्चन में, जैसे कि तो उसे उसी हिसाब से उतार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, विजयनगर, तालिग्राम, गुड़सागंज, सोनपुर, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो परचेज और ओपनिंग स्टॉक को बस सीक्वेंस से लिख दो, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल वैसे उसे उतार दो। ठीक है, वैसे वो सीक्वेंस में दिए रहते अधिकतर। ठीक है, चलो क्या है, मैंने बताया था यहाँ दूसरा कि हमारे पास टू परचेज है। ठीक है, टू परचेज। अब देखो हमारे पास परचेज कितनी है, 7,50,000 है, लेकिन हमारे पास रिटर्न भी है 60,000 की। तो मैं इसे अंदर दिखाऊंगा यहाँ पर, 7,50,000। ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि बाहर भेज रहे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितना है, 60,000 है ना, परचेज रिटर्न, हाँ 60,000। ठीक है, 60,000। इससे चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में कर दो तो भी माइनस होता है, अच्छा दिख नहीं रहा, और नहीं भी करोगे तो आगे सिंबल लगे हुआ है। ओके, ब्रैकेट में करने का मतलब तो माइनस होता है, नहीं भी करोगे तो बाहर सिंबल लगा हुआ, दोनों से चल जाएगा। अब 7,00,000 माइनस 7,50,000 माइनस 60,000 कितना हुआ, बताएगा कोई। कन्नौज, इटावा, मेरठ, सीतापुर, रामपुर, औरैया, देवरिया, हाँ ठीक है सभी लोगों ने सही, सोनपुर, हाँ कानपुर तुमने भी सही बताया, 6,90,000। तो हम यहाँ बाहर लिखेंगे 6,90,000। समझ में आया, सभी को समझ में आया, बिल्कुल सही। ओके, अच्छी बात। देखो अब हमारे पास अगली चीज़ क्या दी है, सेल। सेल हमें पता है कि इस तरफ का हिस्सा होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो चलो अच्छा जब दिया है तो लिख देते हैं, वैसे चाहो तो उसे बाद में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, बाई सेल्स। सेल्स हमारी कितने की है, अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारी सेल्स रिटर्न भी है ये। ठीक है ना, इसलिए मैं इसे अंदर लिख रहा हूँ, कितनी है, 25,00,000 की, 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड।
ठीक है। सेल रिटर्न कितने की है? 2 लाख की। 1 2 3 4 5, 25 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ? 23 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? बेजिस। अब बेजिस पता ही है कि लेवरी होती है, तो लेवरी तो हमारा एक्सपेंस का हिस्सा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे टू वेजिस। वेजेस कितने दिए हैं? वेजेस दिए 1,50,000। कितनी है? 1,50,000 की लेवरी है, यानी बेजिस है 1,50,000, ठीक है। इसके बाद क्या है? फैक्ट्री एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस भी है हमारा। तो फैक्ट्री एंड यहाँ लिखा नहीं है, चलो मैंने बोल देता हूँ। वैसे फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस भी लिखाएगा तो भी मान लेंगे वही चीज़, और नहीं लिखा तो भी मान लेंगे, ठीक है। मैं काट ही देता हूँ। चलो, मैंने यहाँ लिख दिया। अगर नहीं लिखा, जैसा लिखा हो फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस लिखा तो वैसे उतार देना, ठीक है। लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस कितने का? 54,000 है ना। 54,000, 54,000। इसके बाद हमारा फैक्ट्री का रेंट है, यानी किराया। अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर कहाँ से होगा? है कि नहीं। तो फैक्ट्री का रेंट ले लेंगे 2 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हम इस साइड देखते हैं क्या है? कोल गैस एंड वाटर। हाँ, ये एक ऐसे ही फॉर्मेट क्वेश्चन में दे दिया, हो सकता है वो पूरा पूरा बिल्कुल सीधा सीधा भी दे दें। जगह बचाने के लिए मैंने इधर से उतार दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, वो सीधा भी दे दे क्वेश्चन में। ओके, ये सिर्फ जगह बचाने के लिए इस साइड किया गया। हाँ, वो किसी भी तरह का हो सकता है। धीरे धीरे भी क्वेश्चन लगाओगे तो आएंगे और भी तरीके से। ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस से भी कभी कभी आया था क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस से बनाओ। हाँ, वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं। देखो क्या चीज़ यहाँ पर हमारे पास है, दूसरी तरफ कोल गैस है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे। टू कोल, गैस और वाटर कितने का है? 11,000। तो 11,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, ये देखो 11,000, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? कैरेज ऑन परचेज, यानी कि हमने कुछ सामान लोड करवाया, परचेज किया। जब परचेज के टाइम पे, जब कोई हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो लोड करके तो लाएंगे अपने यहाँ तक, तो वो चीज़, यानी कैरेज ऑन परचेज। टू कैरेज, वो दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ। टू कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज कितने का हो गया? कितना दिया था यहाँ पर? 50,000। तो वही 50,000 यहाँ लिख देंगे। हाँ, सिंपल सा, बस कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें उतारनी है। कौन से एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को इस साइड उतार दो, इनकम को इस साइड उतार दो, बस इतना ही करना, देख देख के। और लगाते लगाते तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी। उसमें लगाते लगाते क्या पता चलेगा, तो तुम्हें पता ही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या चीज़ नहीं यूज़ होती। बहुत सिंपल है फाइनल अकाउंट। फिर देखो हमने इसके बाद क्या, कैरेज ऑन सेल लेंगे नहीं, ठीक है। कैरेज ऑन सेल किस में आता है? वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, क्योंकि सेल करने पे हमारा जो एक्सपेंसेस वो हम लेते नहीं है, ठीक है। अब क्या है? परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट कर दिया, सेल रिटर्न का भी कर दिया, ऑफिस रेंट का हमें करना नहीं है ना बात। चलो, तो अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने इस एग्जांपल में लिखना मैं भूल गया हूँ, तो वो है क्लोजिंग स्टॉक। मैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? मान लेते हैं 3 लाख का सामान हमारे गोदाम में बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका 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 टोटल कर लेते हैं, इधर इधर।
हाँ, हम सबसे पहले अगर हम लोग को लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है तो हम टोटल इस साइड से करेंगे। वैसे भी क्वेश्चन को देखने से पता चलता है जब 25 लाख का सेल हो गया है, यहाँ पर ओपनिंग 4.5 लाख, तो अगर इन सबको आएंगे देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है। देखो इन सबको मिलाने से भी मुझे तो लगता नहीं कि ये 25 लाख के भी बराबर होंगे, और फिर क्लोजिंग स्टॉक भी है 3 लाख का, है ना। तो जनरली सिचुएशन देखने से पता चल जाएगी कौन सी ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम उसको टोटल लगाएंगे। फिर भी हम पहली बार में टोटल करेंगे वो इस साइड से करेंगे, ठीक है। और अगर लगता है कि लॉस हो रहा है तब इस साइड से करेंगे, और नहीं लगता है तो फिर इसी साइड से ही करेंगे। देखो 23 और 3 कितना हो गया, 26 लाख। 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ नीचे 26 लाख लेंगे। इन दोनों साइड में जिस चीज़ का भी टोटल ज़्यादा हो उसको नीचे लिखा था 26 लाख, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालो। अब ये 26 लाख हमारे पास है, 26 लाख से ये सारी चीज़ें माइनस करो, इतनी सब कितना आता है बताओ। हाँ कोई बताएगा। रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, इटावा बता रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं हमारे टोटल, यानी कि इस साइड का जो टोटल है वो 16,05,000 का है। अगर ये 16,05,000 का है तो 16,05,000 26 लाख से माइनस करने पे कितना आता है, यानी 1,95,000। हाँ विजयनगर बिल्कुल सही तुमने आंसर दिया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 9,95,000। हाँ तालिग्राम, गुरसागंज, इटावा, मेरठ बिल्कुल सही बता रहे हैं, 9,95,000, ठीक है। ये यानी कि हमें इतना प्रॉफिट हो गया। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर उसे फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट करके। खैर वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र होता है। जो चीज़ यहाँ पे होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई ग्रोथ आता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है उसी में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब माइनस किए जाते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन लगा के देखना। हाँ हाँ मैं कुछ एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी आपको आपके मेल पर भेज दिए हैं। वो क्वेश्चंस लगाना अगर समझ में नहीं आते तो आप उससे हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।